झारखंड ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक युवा राज्य, असीम संभावनाओं से भरा, और अब जरूरत है एक ऐसे बजट की जो संतुलित हो, समावेशी हो और विकास को नई रफ्तार दे। झारखंड मंत्रालय में आयोजित अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा, बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी बजट का आकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो सकता है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि तय है, लेकिन इसके साथ ही राजस्व संग्रहण बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि विकास और जनकल्याण की योजनाएं कभी संसाधनों की कमी से न रुकें। आइए अब सीधे सुनते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन। झारखंड के अबुआ दिसोम बजट 2026 के इस आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। राज्य का बजट कैसे हो, इस पर आज विशेष चर्चा है और काफ़ी दिनों से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और कई संस्थानों के साथ हम लोगों ने अपना सहयोगी के रूप में उनसे परामर्श भी लिया और कई चीज़ें उभर के भी आई हैं और आ भी रही होंगी। झारखंड प्रदेश यूँ कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में सभी राज्य अपने अपने अलग अलग कहा जाए कि अलग अर्थव्यवस्था, अलग कार्यशैली, अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ चलती है। हर राज्य के अपने अपने राज्य को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के अपने तरीके होते हैं। झारखंड प्रदेश कहा जाए कि देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है और छोटा राज्य भी है, लेकिन यहाँ पर कई बड़े आर्थिक गतिविधियाँ इस राज्य में होती हैं। माइंस मिनरल्स के खनन कार्य हमारे राज्य में बड़े पैमाने पे होता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका तो बहुत बड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये राज्य सरकार की अपनी एक विशेष अधिकार के साथ सरकार काम करती है और निरंतर हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ और आर्थिक समृद्धि की ओर भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि ये नया राज्य भी है, ये 25वां साल झारखंड का चल रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट में आज हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये लगातार इसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डिमांड भी उसी तरीके से हैं। और मैं अभी कई देशों की यात्रा करने के बाद कल ही लौटा हूँ। वहाँ की चीज़ों को भी मैंने बहुत करीब से देखा कि वहाँ किस तरीके से लोग की जीवन शैली, वहाँ के किसानों की स्थिति, वहाँ के शहरों की स्थिति, वहाँ के उद्योगों की स्थिति किस तरीके से विकसित होती है। तो कहीं ना कहीं कई नीतियाँ ऐसी होती हैं जहाँ अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती है, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे पर्यटन हो। और कई चीज़ें वहाँ के आर्थिक समृद्धि का भी
बहुत बड़ा योगदान है कि उनके पास आर्थिक संसाधन इतनी मजबूत होती है कि बहुत सारे काम करने में उनको बहुत आसानी भी होती है। हम लोगों ने भी विगत दिनों कुछ टारगेट के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जैसे टूरिज़्म पर थोड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, आधारभूत संरचनाओं पर भी फोकस है। और चूँकि हर काम को करने में जो भी बाधाएं आती है वो सबसे पहले आती है पैसों का। पैसे कहाँ से आएंगे? शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे राज्यों में, पूरे देश में। शहरों को अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे करना है, इस पर भी विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव से लोग प्रखंडों में आकर के अपनी बेहतर भविष्य तलाशने का प्रयास करते हैं। प्रखंड के लोग डिस्ट्रिक्ट में आकर के अपने बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लोग राजधानी में आकर के अपने बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से एक आम नागरिक का विचरण है, ये विचरण अनवरत ये एक साइकिल है जो चलेगा। तो हमें भी अपने अर्थव्यवस्था को उस तरीके से ही चलाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम गांव से शहर की चीज़ों को परस्पर कनेक्ट कर सकें। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट थोड़ा सा चीज़ों पर हमारे राज्य की जो यहाँ की भावनाएं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोगों का रहन सहन, लोगों का तरीके हैं, उनके अनुरूप उनको हम कैसे सहायता हम लोग कर पाएँ। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर पर हम लोग निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे बेहतर उसका परिणाम भी है। हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी के अभाव से वो ज़मीनें खाली पड़ी रहती थी। अब उन जगहों पर पानी कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट के साथ काम करने की ज़रूरत भी है आने वाला समय में भी बड़े पैमाने पर। क्योंकि जो एक प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास लगभग प्रचुर मात्रा में है। हमारे पास बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर हैं, लेकिन उन वाटर रिजर्वायर का हम अच्छे बेहतर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उनको हम गांव तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको हम अपने किसानों तक नहीं पहुंचा पाते। ज़मीनें हैं जिसमें हम कई बार खेती कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर संसाधन के अभाव में हम लोग उसमें भी कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अब चूंकि नया जनरेशन भी आ रहा है, नए जनरेशन की एक डिमांड अलग है। नई जनरेशन अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड से हट करके एक नए रास्ते की तलाश में है। उनके लिए भी एक चुनौती है, एक अच्छे बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, जहां वो आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में अपने को खड़ा कर पाए। इस दिशा में भी हमें एक मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं, चूँकि हम लोग का ये राज्य थोड़ा चुनौती भरा है, चूँकि पहाड़, नदी, नाले, थोड़ा टेरेन हम लोग का जो भौगोलिक ये थोड़ा टफ है, जहाँ कई सारे चीज़ें जो हमें सुविधाएं पहुंचानी है उनमें भी चुनौतियां होती हैं और कई सारे लोगों को भी कोई लाभ लेने में कई दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि आज ये समय है
एक बेहतर समय है जहां राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी एक बजट की आवश्यकता राज्य को है, जहां हर क्षेत्र में जहां हमें लगता है और हमें दिखता भी है कि राज्य में क्षमताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे किसान भी हैं, राज्य में अच्छे छोटे मझोले उद्यमी भी हैं, राज्य में अच्छे हमारे खेल के क्षेत्र में भी अच्छे नौजवानों का मौजूदगी है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बहुत बेहतर स्थिति में अपने को खड़ा कर सकते हैं। और जो यहाँ का मुख्य रूप से एक आदिवासी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट होने की वजह से ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा एक परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ चली आ रही है। उन परंपरागत व्यवस्थाओं को भी हम को मुझे लगता है कि कैरी करना चाहिए। उनके लिए भी, क्योंकि मैं कई चीज़ें देखता हूँ बहुत हमारे राज्य में जो हमारे पास क्षमताएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर हम कहें कि लाह का उत्पादन, देश का हम लोग पहला राज्य हैं जो सबसे अधिक लाह उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। हम तसर सिल्क का जो कोकून है वो हम देश में सबसे अधिक उत्पाद करते हैं, लेकिन उसका हम बेहतर उपयोग नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों पर भी हम आज एक अच्छे स्थान पर जा सकते हैं। आज जिस देश में कोकून होता ही नहीं हो, तसर बनता ही नहीं हो, लेकिन वहाँ सिल्क के नाम पर आज दुनिया में सबसे नंबर 1 देशों में वो गिनती में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ जो कड़ियाँ हैं अलग अलग, वो कड़ियाँ बीच में हमारा जो ब्रेक रहता है, उन सब का उनको भी भरने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कई जगहों से हम बात करते हुए इस बात को आ रहे हैं, या हम लोग चर्चाओं में भी हैं कि अपनी राज्य के इकोसिस्टम को, जो आर्थिक संसाधन और लोगों के रोजगार और यहाँ के समृद्धि के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर निश्चित रूप से हम लोग अब एक मजबूत रूपरेखा के साथ आगे हम लोग जाएंगे। मैं अभी ही पूछ रहा था कि जो हम लोग आज यहाँ बजट संगोष्ठी में बैठे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जैसे तिरुपति है और कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर वो अपनी एक बजटीय व्यवस्थाओं के साथ इतना बेहतर तरीके से चीज़ों को संचालित करते हैं। वो उनका क्या मॉडल है, उनका किस तरीके से चीज़ें होती है, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तब तक मैं आपके बीच में आ गया। तो ये बात है कि कहीं चीज़ें कुछ जगह पर अच्छी तरीके से भी काम कर रही है, और हमें भी थोड़ा अपने लोगों को सरकार के बजट के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको भी एक जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। मैं अभी जिन देशों में गया था, वहाँ पर लोगों का जीवन और सरकार के साथ जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भरपूर उपयोग कैसे लोग करते हैं। उनका घर तो अपना घर है ही, बल्कि जो बाहर उनका जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी उनका घर के बराबर।
घर से उठे लोग चलते हैं, चलते चलते खाना है, चलते चलते अपने को फ्रेश अप भी करना है और काम भी करना है। और सबके लिए लोगों को अब कोई टॉयलेट यूज़ करता है, टॉयलेट यूज़ करने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है। ट्रेन में चलो, ट्रेन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हर चीज़ में उनको आर्थिक सहयोग, आर्थिक ये हाँ उसके अनुरूप उनको सुविधा भी उसी अनुरूप में मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो विभाग सब जो हम लोगों के चलते हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, सभी विभाग को वित्त और हमारे जो बजट के अनुरूप जो उनको जिम्मेवारी मिलती है, अगर वो बजट हम लोग एक बेहतर और आम लोगों के सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डाल पाएँ, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक जो हमारा बजट है, निश्चित रूप से सभी लोगों की आशाएं और उम्मीदें बड़ी होती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी हम लोग कई चीज़ों में थोड़ा इसलिए है कि नया राज्य बना है, हमारे पास वर्कफोर्स भी बहुत उतना नहीं हम डेवलप कर पाए हैं जहां हम अपना हैंड्स को खड़ा कर पाएँ। वो भी धीरे धीरे हम लोग, अगर हम देखेंगे कि हमारे वित्त विभाग जो संसाधन एकत्रित करने वाला विभाग है, उनमें भी कई पदाधिकारियों की कमी है। उन सब को भी हमें जल्द से जल्द हम लोग उसको भरने का काम करें, ताकि हम लोग के सभी कोने से हमें सहायता और सहयोग मिल सके। आज जो हमारे बीच आए सभी संस्थानों के विशेषज्ञ और जो जितनी भी सलाह आई हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सकें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। बजट, अगुआ बजट कैसा हो, इस पर आपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। क्या बजट के लिए भी और हमारे गेस्ट स्पीकर्स सुने भी हैं सर, बहुत बहुत आभार आपका, ये सम्मान आपका। इस समय तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें आपने अपने वक्तव्य में बताई। शिक्षा हो जी महोदय के कर कमलों के द्वारा आभार स्वरूप हम आपको दे रहे हैं झारखंड की धरती से। अगला आमंत्रण डॉक्टर केपी सिंह। आम लोगों का बजट विकास की एक नई कहानी लिखे, ये कामना है।